में से कितने लोगों ने योग जारी रखा है पता नहीं। एक आध महीने में एडवांस कोर्स चालू होगा, तो अभी तक अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो अब से कम एक आधे महीने के लिए आप लोग बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कम से कम, सब आसन नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन अनुलोम विलोम, कपालभाति, ओंकार, उज्जयी, शीतली, अग्निसार, वायुसार, भ्रामरी, इतना तो कम से कम एक महीने के लिए कंटिन्यूअस करें, ताकि जब हम एक्चुअली प्राणायाम पे आएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सो शुरू करते हैं ओंकार से। शांत, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, अगर कुछ लोग नए हैं तो। घना अंधेरा, मेरे छाती के बीच में, बीचों बीच एक दिया जलता है, जिसका शांत स्वर्णिम प्रकाश इस पूरे गर्भगृह को, जो मेरे शरीर के आकार का है, भर देता है। महसूस करें ये प्रकाश आपके सिर के ऊपर के हिस्से से पाँव के नीचे के पार्ट तक। आप पद्मासन में बैठे हो नहीं हो, लेकिन इस दृश्य में ये मंदिर बिल्कुल आपके शरीर के जैसे दिखने वाला, आपके पद्मासनस्थ मुद्रा में है। घना अंधेरा, विश्व के सभी कोनों से ओंकार का गुंजन, सिर्फ गुंजन पर जैसे कि आपके ओंकार का प्रतिध्वनि आ रहा है। देखिए पूरा दृश्य, घना अंधेरा, ओंकार का गुंजन, और बीच में एक दीप्यमान मंदिर, जो मेरे पद्मासनस्थ आकार जैसे है। सिर्फ मैं, मेरे गुण, अपना अकेलापन, स्वतंत्रता महसूस करे। जो भी कुछ जुड़ा है अब तक, जिस जिस भी चीज़ की शुरुआत थी उसका अंत होगा, तो वो जुड़ना बिछड़ना ये टेम्परेरी स्टेज है। मेरा ज्ञान स्वभाव और अपना
स्वभाव, पूर्ण आनंद का स्वभाव महसूस करें। दृश्य फिर से देखिए। शांत। सांस छोड़े, भरे। ओंकार। तो ये आज का हमारा कोर्स। इसमें योग ज़्यादा नहीं है, ये डाइट और न्यूट्रिशन यानी आहारचर्या और क्या हमारे शरीर के लिए उत्तम है और क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, ये ऐसे विषय होंगे। तो आप सोच सकते हो कि अरे ये तो योग का पार्ट नहीं, योग के कोर्स में कैसे आ गया, लेकिन ये यम नियम का एक भाग है। यम नियम का एक सब पार्ट है, उसका एक छोटा भाग है। तो आप एक प्रयोग कर सकते हो कि जैसे पहले दिल्ली में रिक्शाएं चलती थी या कहीं कहीं पे रिक्शाओं में पैसे बचाने के लिए डीजल के साथ वो रॉकेल घासलेट या रॉक ऑयल जो बोलते हैं उसको, वो मिक्स किया करते थे क्योंकि वो सस्ता मिलता था, रेशनिंग से मिलता था। लेकिन उससे क्या होता था कि रिक्शा की आयु कम हो जाती थी क्योंकि वो उसके लिए सही फ्यूल नहीं था। तो इसी प्रकार अगर मैं मेरे शरीर में जो मेरे लिए सही नहीं है ऐसी चीज़ें मिक्स करता हूँ तो उस समय के लिए मुझे अच्छा लग सकता है कि अरे ये तो मैंने कुछ बचा लिया या मैंने कुछ पा लिया, मुझे मज़ा आ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप देखो तो वो आपकी आयु कम कर सकता है या आपके कुछ इंजन के पुर्जे, हार्ट या लंग्स या किडनी या कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट करता है। अभी के समय में तो इतने सारे केमिकल्स हम लोग अपने शरीर में डालते हैं कि आपने देखा होगा अभी कि कैंसर की केसेस ये आपके 30-40 साल पहले कितनी सुनाई देती थी और अब कितनी कॉमन हो गई है। तो उस पे आएंगे हम लोग। तो पहले समझते हैं कि शरीर जो है वो कैसे चलता है। तो ये एक अप्रतिम डिज़ाइन है जो अपने आप बना है या बनाया है या जो भी आप बोल सकते हो, जिसमें उसके नेचुरल स्टेज में वो कंप्लीटली इम्यून है और किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या किसी भी तकलीफ को अब कहोगे कि नहीं हम तो इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतने वैक्सीनेशन लेते हैं, इम्यून कैसे है। तो इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं कि क्या आप बाकी एनिमल्स देखो, हाथी, घोड़े, शेर, कुत्ते, बिल्लियाँ, ये लाखों वर्षों से इनकी जाति चल रही है। ना वो मिनरल पानी वाटर पीते हैं, ना वो कोई वैक्सीनेशन लेते हैं। हम तो हर बार नए नए वैक्सीनेशन आते हैं अपने आप पे लगाते जाते हैं और जिससे हमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम को हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं। तो अगर बिना वैक्सीनेशन के, बिना किसी दवाइयों के अगर कोई जी नहीं सकता है तो ये प्रजातियाँ लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती नहीं थी। तो बेसिक इम्यूनिटी ये प्रूवन है, साइंस में भी इसको अवार्ड मिल चुके हैं साइंटिस्ट को कि बेसिकली अपनी शरीर, अपना बॉडी, आवर बॉडी इज कम्प्लीटली इम्यून टू एवरीथिंग। फिर इसमें हम जिसको जन्मतः कोई दोष है वो छोड़ के बाकी नॉर्मली तो ये हर सामान्य
रोग या इन्फेक्शन को हैंडल कर सकने की कैपेसिटी उसमें है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें अगर हम अलग फ्यूल डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो ये शरीर जानता नहीं उसे कैसे प्रोसेस करे, तो फिर इसमें दोष आने चालू होते हैं। फिर हम अपने आप को ससेप्टिबल करते हैं कि हम अपने आप को इन्फेक्शंस के लिए या बाकी बीमारियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो जब ये साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारी भी मानव जाति लाखों वर्षों से चलती आ रही है। कैसे चली फिर? उसमें तो मुझे पता नहीं था कि अरे इसमें तो आयोडीन चाहिए, नमक आयोडीन युक्त चाहिए, इसमें ये चाहिए, उसमें वो चाहिए। एक आधा विटामिन, एक आधी चीज़ नहीं मिलती होगी तो कैसे जी रहे थे? तो शरीर में रिजर्वायर्स है, रिजर्वायर्स यानी जो अ, क्या बोलते हैं, स्टोर्स है कि हर चीज़ के। जैसे शुगर, शुगर कम पड़ी, मैंने एक दिन शुगर नहीं खाई तो लोगों को लगता है कुछ हो जाएगा, लेकिन लिवर में शुगर का स्टोर है। और ऐसे हर चीज़ का, हर विटामिन का, हर चीज़ का शरीर में बेसिकली स्टोर है कि जो कुछ कम पड़े तो वो स्टोर में से यूज़ होता है। वो स्टोर में से यूज़ होने लगता है, होता है, फिर एक समय आता है कि हम इतना शरीर को खराब करते हैं कि वो स्टोर से भी फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में फिर बीमारियां आने लगती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से चालू होती है अपनी? कि मुंह से चालू होती है, दांत, फिर जो सलाइवा होती है हमारी, वहाँ से डाइजेशन चालू चालू होता है। फिर स्टमक, जहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। ऐसे एसिड में कई सारी चीज़ें, भले थोड़ा सा खराब पानी हो या कोई इन्फेक्शन हो, माइनर इन्फेक्शंस कुछ भी, वो उसमें ख़त्म हो सकते हैं। फिर लीवर है, लीवर तो केमिकल फैक्ट्री है जो पूरा एडजस्ट कर सकती है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब हम डाइट बताएंगे तो उसके सपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए ये कोई साइंस की क्लास नहीं है। लीवर है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और फिर ये तो इंटरनल हुए, और कुछ कोलैबोरेटिव होते हैं। कोलैबोरेटिव यानी सहकार्य, सहकारी जीव। जैसे हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट एक लाइफ फॉर्म, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे शरीर पर जीते हैं और वो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। आप देखो तो सृष्टि में ऐसे कई सारे आपको सहकारी पार्टनरशिप्स दिखेंगे। फिर वाटर बैलेंस, ये सब। तो बॉडी को क्या चाहिए चलने के लिए? एक तो ऑक्सीजन, फिर शुगर। शुगर तो खराब है, आप कहोगे शुगर है ना, ग्लूकोज, ये बॉडी का फ्यूल है। हम कुछ भी खाते हैं तो फाइनली उसको ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करती है बॉडी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्लूकोज में ही परावर्तित होते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये आपके स्नायुओं को अ, शक्ति देने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। फैट्स, फैट्स यानी ऑयली काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी शरीर के लिए ज़रूरी है। फिर कई सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, एकदम माइक्रोग्राम्स में शरीर में लगते हैं, लेकिन ये सब की ज़रूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मैंने आयोडीन का एग्जांपल दिया। आयोडीन बिल्कुल नहीं रहे तो क्या होगा? सोडियम बिल्कुल नहीं रहे तो आदमी का दिमाग और न्यूरो सिस्टम पूरी चलना, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, होता ही है, वो तो हो सकता है नहीं। तो सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारा? तो ज़्यादा करके हमारा सोर्स ऑफ फूड दूसरे लाइफ फॉर्म से होता है। जैसे कोई जानवर खाते हैं, कोई पेड़ खाते हैं। तो ये फूड चेन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे फाइनली फूड चेन आती है जो बिना लाइफ फॉर्म पे डिपेंड होने वाले ट्रीज पे होती है। हरे पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं वो क्लोरोफिल यूज करके सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज करके अपना अन्न बनाते हैं, अपना फ्यूल बनाते हैं। ये सबसे लोएस्ट फूड चेन है, क्योंकि ये और किसी जीव पर अवलंबित नहीं है।
हम पेड़ों पर हम नहीं कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से अन्न में परावर्तन, लेकिन अम, पेड़ कर सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि क्रोकोडाइल, अपने मगरमच्छ, मगरमच्छ समझो किसी बड़े अ, जानवर को, शेर को या लायन को खा सकता है। लायन किसी पक्षी को खा सकता है, पक्षी किसी चूहे को खा सकता है, चूहा किसी कीटक को खा सकता है, और फाइनली वो आके पेड़, पेड़ ये सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म है जहाँ से ये सब शुरू होता है। और पेड़ तो मैंने बताया कि सनलाइट और ऑक्सीजन आदि से बनता है। अब ये सब शरीर में है, ये एसिड है, ये सब पे माइंड का, अपने मन का बहुत ज़बरदस्त गहरा प्रभाव होता है। जैसे जब आपको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, या एकदम स्ट्रेस होता है, लगता है कि मेरी जॉब चलेगी नहीं चलेगी, या मुझे किसी ने कुछ बोला है, एकदम टेंशन होता है, तो आप देखोगे आपकी एसिडिटी बढ़ती है। ये तो एक दिन का देखा आपने, कुछ दिन टेंशन चालू रहता है तो फिर उससे ब्लड प्रेशर चालू होगा, ब्लड प्रेशर चालू होगा, फिर बाद में डायबिटीज जैसी बीमारी होगी, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक आया वो दिन दिखता है आपको, अरे आज तो कुछ नहीं, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मेरा पेट तो ठीक था, वजन भी ठीक है, अचानक से कैसे हार्ट अटैक आया। वो कब से बिल्डअप हो रहा है आपका, कितने दिनों से वो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है, और आपका गलत फ्यूल जो जाने से क्या क्या ब्लॉक हुआ है, ये हम जानते नहीं है। कई सारी बीमारियां होती है जो अपना रूप दिखाने लगती है, जैसे कि कोई दर्द होता है, घुटने का दर्द है, फिर वो बाद में बढ़ने लगता है, ये समझ में आता है। जब तक दर्द चालू होता है तब तक जो डैमेज हुआ है वो नहीं समझ में आता है। और कोई बीमारियां होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, ये अचानक से हो सकती है। पिछले एक दो सालों में मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं हार्ट अटैक के, यंग जवान लोगों में, और अच्छी दिनचर्या चलने वाले में, अच्छे आहारचर्या करने वाले लोगों में ये चालू हुए हैं। तो उसका मुझे एक रीज़न लगता है कि जो वैक्सीनेशन लिया है हमने, वो पूरा टेस्टेड नहीं था। और 10 साल के लिए, 8 साल में क्या होने वाला है, कोई भी वैक्सीनेशन कई सालों के लिए टेस्ट किया जाता है, या अपने ऊपर थोपा गया। तो ये केमिकल और उसके साथ में बाकी स्ट्रेस और बाकी सब चीज़ें मिलके कुछ लोगों को, फाइजर ने अमेरिका में कबूल किया है कि 800 वैक्सीनेशन में एक आदमी को हार्ट अटैक आता है। ये तो उन्होंने अपने डेटा से एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक को हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक तो एक एक फाइनल स्टेज हुई। हार्ट को तकलीफ तो हजारों लोगों को हुई होगी, 800 में से 25, 30, 40, 50, 100, पता नहीं कितनों को हुई। मेरा खुद का अनुभव तो कहता हूँ कि मैंने जैसे वैक्सीनेशन लिया था, मैं रोज तब 2 किलोमीटर जॉगिंग किया करता था। 200 मीटर के बाद मैं हाफने लगा कि मुझे ब्रेथलेस हो गया। दूसरे दिन ट्राई किया, मुझे लगा कि ये आज एक दिन के लिए कुछ हुआ होगा मुझे। शाम को ट्राई किया, लेकिन वही था। तो ये 15 दिन के बाद चला गया। तो एक स्टडी है कि उसका एक हार्ट के ऊपर सूजन आती है कुछ समय के लिए, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। और क्या क्या साइड इफेक्ट, कहाँ कहाँ क्या छोड़े हैं पता नहीं है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको शरीर को फिर से प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने के लिए योग जितना शक्तिशाली कोई साधन नहीं है। तो ये तो हुआ कि मन का शरीर पे इफेक्ट के बारे में हमने बताया। इसकी मैं एक साइकोलॉजी के कोर्स में मैंने एक केस स्टडी देखी थी कि एक किसी पाश्चात्य विश्व में कोई औरत जिसको 8-10 बच्चे थे, क्योंकि वो धर्म फैमिली प्लानिंग नहीं मानता था। तो बाद में क्या हुआ कि वो लेडी का निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा पूरा वो पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने सब टेस्ट किए, पूरी करंट कैसे बहता है आपके ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक, पूरा का पूरा चेक किया, न्यूरो सिस्टम पूरी चेक की, कोई गलत नहीं मिला, ना ब्रेन में कोई ब्लॉक था या कोई पैच था। तो कैसे हुआ पता नहीं था, लेकिन ये बीमारी थी, सभी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। और ऐसा नहीं कि वो औरत अपना फेक कर रही थी, कि झूठ बोल रही थी।
क्योंकि आप उसको पिन लगाते हो कुछ होते होते तो पूरा पैरालाइज था। और फिर अचानक एक दिन उसकी बॉडी ठीक हो गई, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हुई थी। तो शरीर ने, मन का इतना इम्पैक्ट होता है, इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि माइंड से अपने आप उसको जो और बच्चे पैदा करने की तकलीफ ये नहीं चाहिए थी, तो मन से ही वो शट ऑफ कर दिया गया था। उसने जानबूझ के नहीं किया था, वो ना खेल खेल रही थी नहीं, लेकिन मन से ये हो गया कि अ, उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हुआ, और उसकी जो कॉज थी बच्चा होने की पॉसिबिलिटी, वो हस्बैंड नहीं रहा, तो अपने आप वो ठीक हो गया। तो माइंड का ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, और माइंड ठीक कराने के लिए हम शांत कराने के लिए, एंग्जाइटी कम कराने के लिए, और कम नहीं करनी होती है हमको, सच जानना है कि अरे ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है, ये पास्ट है, ये पास्ट को मैं करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंग्जाइटी कब होती है? जब मुझे लगता है कि मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और मैं जोर से व्हील घुमाता हूँ, लेकिन मैं पीछे की सीट पे बैठा हूँ, ये अगर मुझे पता चलता है तो वो एंग्जाइटी नहीं रहती, मैं हाथ जोर जोर से घुमाना नहीं, बंद करता हूँ और जो चल रहा है वो देखना चालू करता हूँ। तो ये मन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर, बिल्कुल कैंसर भी माइंड से रिलेटेड है। उसके डिटेल में हम जब कैंसर पे कोई एडवांस कोर्स में करेंगे कि कैंसर के लिए डाइट, कैंसर के लिए उपाय, और वो कैसे वर्क होता है। और अब उसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि फूड का इम्पैक्ट माइंड पे, जो हम अन्न राशन करते हैं उसका भी मन पे इफेक्ट होता है। तो हम क्या खाते हैं, किस तरीके का, जैसे आयुर्वेद में तामसिक, आयुर्वेद योग दोनों में तामसिक, राजसिक, सात्विक वगैरह आहार के प्रकार किए हैं। तो तामसिक अन्न जितना कम खाए, वो अपने शरीर के लिए, मन के लिए वो फायदेमंद होता है। आप बीच में रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक क्लियर आएंगे इसमें। कल रात को ही मैंने पावर पॉइंट बनाया कि क्या कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए। तो इतने सारे टॉपिक्स है, उसमें कुछ अगर बीच में कुछ किसी को शंका हो तो अब शॉर्ट में हम लोग अच्छे शरीर के लिए क्या क्या चाहिए मैं लिस्ट बताता हूँ। एक सही आहार, सही समय पे सही आहार। दूसरा, योग्य मात्रा में और योग्य समय पर पानी पीना। बेसिक कम से कम एक एक्सरसाइज जो है वो होना चाहिए। जैसे हम योग में जब ट्विस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो पता चलता है कि अरे ये तो शरीर की कैपेसिटी थी, मैंने यूज़ ही नहीं की थी कई सालों से। तो अपने सब जॉइंट्स को, अपने सभी स्नायुओं को, स्नायु पेशियों को हमने वर्कआउट कराना चाहिए। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कि कि कब उठना है, कब करना है, कब खाना है, कब मेडिटेशन करना है। कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने 5 मिनट क्यों ना हो, मेडिटेशन करना ही चाहिए, नहीं लेकिन आज बहुत काम है, जो भी हो काम रुका रहेगा, लेकिन ये मेरा 5 मिनट का तो वो होना ही चाहिए। मेरी बैटरी नहीं चार्ज करूँ, बीच में बंद हुई तो फिर मुझे एक्सटर्नल पावर लगानी पड़ सकती है, और जो मेरे लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार का ही एग्जांपल दिया था कि कार का, समझो हमने फ्यूल गलत डाला है, फ्यूल गलत डाला है, इंजन में कोई तकलीफ हुई या इंजन में कोई खराबी हुई है, जिसके कारण जब धुआं आता है पीछे से, तो वो काले रंग का आ रहा है, और उसमें आवाज़ बहुत हो रहा है। आवाज़ बहुत हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे दवाई, जैसे मैं वहाँ पे, जैसे हम कोई सिम्टम आया, हेडेक आया तो पेन किलर लेते हैं, वैसे मैंने वहाँ पे अ, एक साइलेंसर लगा दिया, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन तकलीफ ख़त्म हुई है क्या? नहीं, वो जो तकलीफ है वो चालू रहेगी, और वो और डैमेज करते रहेगी कार को। फिर धुआं आ रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बंद करके उसको पीछे की ओर मोड़ दिया, जैसे गाड़ी के नीचे चला जाए, धुआं दिखे नहीं लोगों को। जैसे लोग चेहरे को या शरीर में जो बदलाव करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वैसे वो दिखने में मैंने ठीक करा दिया। लेकिन कारण क्या है? वो धुआं आ रहा है क्योंकि फ्यूल पूरा जल नहीं रहा है। जैसे मेरा डाइजेशन नहीं ठीक हो रहा है, तो मुझे कोई ना कोई डिसीज होते हैं। मैं वो किए बगैर अगर मैं मेरे सिर्फ सर दर्द की दवा, तो लगभग सारी दवाइयाँ ये फॉलो करती हैं कि जो सिम्टम है उसको ट्रीट किया।
ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह वो कोशिश करते हैं कि रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है वो जानने की। तो जैसे मैंने बताया, ये अनुशासन, अनुशासन के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कुछ पार्ट होना चाहिए जो हम जिस समय के लिए हमने बिल्कुल खाना पानी नहीं देना चाहिए। ये यम नियम का पार्ट है योग के। और मैं बताता हूँ, मैं जब हॉस्टल में था, हम दिन भर तो खाते ही थे, कभी भी खाते थे, कुछ भी किसी ने लाया फिर वो खा लिया। फिर रात को 3:30 4 बजे हमारी चर्चा खत्म हुई कुछ बात, किसी बात पर, कोई भी बात, जैसे कि आहार कैसे होना चाहिए, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, गांधी अच्छा था बुरा था, कोई भी टॉपिक लेके। हॉस्टल में तो ये बातें होती है। अभी तो बड़े लोग भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तब हम अ, ऐसे टाइम पास चीज़ों पर बातें करके, रात को 4 बजे भूख लगी, नीचे गए, समोसा पाव खा लिया, वड़ा पाव खा लिया। तो ये जो है, ये अब ज़्यादा साल ये चलते रहा, एक आध दिन हुआ तो अपनी बॉडी उतना एडजस्ट कर सकती है। मैंने बताया ना कि ऑटो इम्यून सिस्टम है, उतना तो एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हुआ तो आपके रिजर्व्स, आपका जो संभाला हुआ जो संचय है बॉडी में, वो खत्म होता है और फिर बीमारियां चालू होती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आगे बताऊंगा। सनलाइट, आजकल हम सनलाइट लगभग लेते ही नहीं है। घर में रहे, फिर घर से डायरेक्टली गाड़ी में बैठे, काम पे गए, वहाँ पे एसी है। और एसी बोलने के बाद याद आया कि ऑप्टिमल ऑक्सीजन, योग्य मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन अपने को जो चाहिए, जिसके लिए प्राणायाम या एरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये, और बाहर क्लीन एयर मिलना। क्लीन एयर मुश्किल हुआ है, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं। अगर आपको हो सकता है तो नदी किनारे या सी शोर पे या किसी हिल पे आसपास में है तो वहाँ कभी कभी जा सको। और सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात को गाड़ियाँ सबसे कम चलती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में अधिक शुद्ध हवा होने का चांस होता है। तो घर में आपने जो बंद हवा है उससे बाहर जाके आपने शुद्ध हवा लेनी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, कैसे काम करता है, क्यों है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो डाइट का सबसे बड़ा पहला प्रिंसिपल, कई सारे डाइट है आपने देखे होंगे कि जैसे कोई एक डाइट है जो बोलता है कि दिन में 2 बार खाओ, 50 मिनट्स तक आप कितना भी खा सकते हो, 2 ही बार आपका इंश्योरेंस फिर प्रोड्यूस होगा। लेकिन मैंने जो बताया था डाइट का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, कि कोऑपरेटिव डाइट। कोऑपरेटिव डाइट में, इसमें इसके पहले मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 40-50% या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन अन्न लेते होंगे। उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए वो सब समान है। लेकिन हेल्थ के हिसाब से मैं, और मोरालिटी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या बताया था कि अगर आपने सेशन पहले का अटेंड किया था, कोऑपरेटिव डाइट में मैंने क्या बताया था कि एक रिश्ता है, पति पत्नी को, वो पत्नी नहीं होना चाहिए लेकिन उसे पकड़ के लाया है और जबरदस्ती से उसको पत्नी की तरह रखा है। तो दिन भर वो दुखी होगी, रो रो रही होगी, उसको तकलीफ हो रही होगी, स्ट्रेस में होगी। स्ट्रेस होता है तो क्या करती है बॉडी, हमने देखा है एसिडिटी वगैरह होती है बॉडी में, केमिकल्स मिक्स होते हैं, एड्रेनलिन, बॉडी में एड्रेनलिन होता है, एंडोर्फिन्स होते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में, खून में बस जाते हैं, हो जाते हैं, वो आपके मन पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके शरीर पे इम्पैक्ट करते हैं, शरीर में, ये शरीर में, खून में विष बना हुआ है। अब ये होते हुए, अब जब बच्चा होता है, बच्चा होते हुए माता के मन का उस पर डेफिनेटली इफेक्ट होता है, परिणाम होता है। तो इससे कोई अच्छा प्रोडक्शन होगा क्या, तो मुश्किल है। फिर मैं मेरे ऑफिस में, मैं एकदम गर्व से बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में लोग 8 10 15 साल से कई लोग हैं, कम से कम आधे लोग हैं जो 5 साल से ज़्यादा हमारे ऑफिस में कायम है। और ये आईटी कंपनियों में रेयर है, क्यों, क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, वो रहना चाहते हैं और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहीं पे ज़बरदस्ती से लोगों को उठा के बांध के रखा है, उनको ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ, और ऐसे वातावरण में वो कर रहे हैं, तो कुछ महान कार्य फिर भी काम करेंगे, वो जितना चाबुक मारोगे उतना काम करेंगे। ऐसे लोगों ने काम करा के लिए है, बड़े बड़े काम कराए, लेकिन महान कृति बनने के लिए ये सही
एटमॉस्फेयर, सही वातावरण नहीं है। सही वातावरण होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो भी यहाँ काम करना चाहता है और मैं भी उसके साथ काम करना चाहता हूँ। या सही रिलेशन क्या है कि दोनों आपस में अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा था कि जो अन्न हम खा रहे हैं, और कोई जानवर है समझो, तो वो जानवर चाहता है क्या कि मुझे खाया जाए? वो तो भागता है, उसको पकड़ा जाता है, बांधा जाता है। अ, आप मुर्गियों को देखो, ये एक मनेका गांधी का एक एक शो में उसने ये प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया था कि पोल्ट्री में मुर्गियों को कैसे रखा जाता है कि एक के ऊपर एक वो जाली के होते हैं, उसमें सब मुर्गियाँ रखी होती हैं, जैसे कि वो कोई कपड़े है कबर में रखे हैं, पूरे बंधे रहते हैं। उनका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने से बॉडी में पॉइजन्स क्रिएट होते हैं। दूसरा, फिर उनके नाखून जो होते हैं वो जाली में ऐसे कर्व होने लगते हैं, तो उसके जो आगे के उंगलियां नाखून होते हैं, वो फ्लैट सरफेस नहीं होने के कारण वो कर्व होने लगते हैं और उसमें अटक सकते हैं, फिर मुर्गियों को निकालना मुश्किल पड़ता है, इसलिए उनकी उंगलियां काट दी जाती है। अब देखना किसी पोल्ट्री में जाके, फिर वहां पे ऐसे ऊपर होता है, नीचे एक ढेर रहता है जहाँ पे वो उनका जो उत्सर्जन है वो वहीं के वहीं पे नीचे गिरा रहता है, उसका एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ रहता है। क्या ये वातावरण सही है? क्या ये हाइजेनिक है? क्या ये अपने शरीर के लिए फायदेमंद होगा? तो वो आहार जो कोऑपरेटिव है ना, जो अब आप कहोगे कि पेड़ खाते हुए तो लोग पत्ते खाते हैं, तो क्या तकलीफ नहीं होती है क्या पेड़ को? फल खाते हैं तो तकलीफ नहीं होती है क्या? किसी ने मुझे डिबेट करते हुए बताया था, क्या आपने सेब एप्पल चबाया, आपने दांत डाली, उसका खून निकल आया, वो बह रहा है, एप्पल रो रहा है? तो बिल्कुल झूठ है। पेड़ आपने खाया, आपने गेहूं खाए, तो ये तो बीज है, ये तो उस ट्री का अंडा है। ये तो सही है कि उसमें जीव है और उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उस वहां पे बाद में आते हैं। लेकिन फल का जो सब्जेक्ट था, तो पेड़ चाहता है कि उसे फल आए, वो मीठा रहे, वो कोई जानवर खाए, ताकि कहीं पे बीज गिरे और उसकी नई पीढ़ी बने। तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये जरूरी चीज़ है, पेड़ चाहता है कि फल खाया जाए। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि फल ये सबसे बेहतरीन आहार है। बाकी आहार भी जरूरी है हमें, लेकिन फल सबसे, और फल रोज के रोज खाए जाने चाहिए। अब मैंने कहीं से किसी फॉरेन कंट्री से कोई फल लाया और वो खाया, वो भी फायदेमंद है, लेकिन कौन सा फल ज़्यादा फायदेमंद है मैं बताऊंगा कि मैंने कोई, जैसे समझो, अ, जो फल 0 डिग्री में उगता है, ओके, यहाँ पे मैंने उसका बीज फेंका, तो वो उगने का चांस कोई नहीं है। तो मेरा जो लोकल, मेरे एरिया का जो फल है, वो सबसे फायदेमंद है। बाकी हर फल में, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, चेरीज है, जो हमारे यहाँ नहीं होते, उनमें भी कुछ अच्छे गुण हैं और हम खा सकते हैं और खाने चाहिए। लेकिन सबसे बेहतरीन मेरे लिए, मेरे जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए, मेरे प्रदेश में जो फल बनते हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाई कर किए हुए जो फल है, जो बिना बीज के है, और वो कम फायदेमंद होंगे इसके हिसाब से। तो मैं और एक एग्जांपल, ये वेजिटेरियन का मैं सब्जेक्ट और विस्तार से बताऊंगा कि लोगों को लगता है कि पेड़ों को भी तकलीफ होती है ना, तो फिर तो तो पेड़ काट के क्यों खाए जाते हैं? जैसे आप देखते हो कि गेहूं की खेती है, पूरी की पूरी बाद में फसल काटी जाती है। तो बिल्कुल हो सके उतना आप फल या फल वाली सब्जियां, या जब पत्ते वाली भी सब्जियां खाते हो, तो आप वो पेड़ को मार नहीं रहे हो। तो जितना हो सके वो करें, लेकिन अपने को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो हम गेहूँ, चावल आदि वो भी खाना पड़ेगा। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि समझ लीजिए, एक एरोप्लेन उड़ रहा था और किसी बर्फीले प्रदेश में वो गिर गया। लोग बचे, लेकिन वो गिर गया। वो इतना कठिन प्रदेश था, वहाँ जाना, लोगों को पहुँचना 10-15 दिन लगने वाले। और लोग यहाँ से भूख से तड़प रहे, तो जो अन्न था वहाँ पे वो खा लिया। फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं, वो सीट का एक पार्ट है, वो भी खाया जा सकता है, वो सीट के उतने पार्ट निकाल के खाए। फिर किसी का पेट था, कुत्ता था, बिल्ली थी,
फ्लाइट में, सब लोग भूख से मरने लगे। तो सब मरने से तो बेहतर है, फिर लोगों ने फिर वो बहुत दुख के साथ, दर्द हुआ, लोग रोए, लेकिन वो कुत्ते को खाना पड़ा उनको। लेकिन करते करते बीमारियां फैल गई, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, इतने ठंड में रह रहे, कई लोग मर गए। आखिर में 2 ही लोग बचे, और उनको पता है कि और एक 4-5 दिन में 7-8 दिन में उनको लेने के लिए कोई आने वाला है। लेकिन उनको पता चलता है कि 7-8 दिन तो ऐसे बिना अन्न के अब नहीं रह सकते, एकदम खराब कंडीशन है। ऐसे तो आदमी 7-8 दिन के लिए बिना अन्न के 15 दिन के लिए भी आराम से रह सकता है, अगर मन शांत हो। आराम से ऐसे उपवास, फास्टिंग लोग करते हुए मैंने देखा है। लेकिन वो बर्फीला प्रदेश है, लोग टेंस है, बचेंगे नहीं बचेंगे इस चिंता में है, तो वहाँ पे वो 7-8 दिन भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो फिर दोनों डिसाइड कर दे कि यार दोनों मरने में तो मतलब नहीं है, तो एकदम बुरी बात है, लेकिन अब एक को तो कम से कम जीना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि दोनों अगर एकदम स्वार्थी लोग हैं तो झगड़ा करके एक दूसरे को मार के डिसाइड करेंगे कि कौन किसे खाएगा। या अगर अच्छे लोग हैं, सिविलाइज है, तो सोचेंगे कि किसके रहने से फायदा है, किसको उम्र ज़्यादा है, किसके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की ज़्यादा है, वो डिसाइड करके वो हो गया। बहुत दुख के साथ, पश्चाताप के साथ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को खाया। बाद में उसको उठाया गया, रोते रोते उसने पूरी स्टोरी बताई। मेरा सवाल है कि अब वापस सिविलाइजेशन में आने के बाद क्या वो फिर से आदमी खाएगा, फिर से अपने प्यारे कुत्ते को खा सकेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये ग्रेडेशन करके रखा है कि ह्यूमन बीइंग ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। उसको मौत होते हुए अपनी मौत के साथ कई सारे कनेक्शंस, किसका किसके विचार आते हैं, सबसे ज़्यादा दर्द उसे होता है। ये जो जानवर है, कुत्ते वगैरह जैसे, जिनको भावनाएं थोड़ी सी ह्यूमन लाइक होती है, तो वो नेक्स्ट लेवल है। और ऐसे करते हुए फिश उससे नेक्स्ट लेवल है। और पेड़, मैंने जैसे बताया, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ फॉर्म है, जो और किसी जीव पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर ये और रिपीट करेंगे लास्ट 1 मिनट फिर से। कौन सा, कहाँ से? फिश कहाँ से आ गया वो थोड़ा मिस किया मैंने। नहीं नहीं, मैं फ्रूट लाइफ फॉर्म लोएस्ट की, लेवल है वो। लाइफ फॉर्म की बता दूं। जैसे हम पंचेंद्रिय है, 5 इंद्रिय है हमें, ये बाकी जानवर भी पंचेंद्रिय है। फिश को शायद एक आधा इंद्रिय कम होगा, हियरिंग नहीं होगा, किसी को स्मेल नहीं होगा, तो वो है। फिर एक एक करके फिर बाकी एक इंद्रिय जीव आते हैं, कि जिन्हें एक ही इंद्रिय है। तो जैसे स्पर्श तो समझो। फ्रूट्स और गेहूं और चावल में क्या फर्क है? और फ्रूट, पालक में गेहूं क्या और फर्क चावल है? में लाइफ होता है, जो हम उस पोटेंशियल ट्री का लाइफ, वो सिमिलर टू एग है अब ट्री का, लेकिन वो लोएस्ट फॉर्म है, और किसी जीव को मार के नहीं खाता है। तो वो लोएस्ट फॉर्म में चलेगा वो। हमने जितना हो सके उतना लोएस्ट फॉर्म करना चाहिए। लेकिन फ्रूट जो है वो कोऑपरेटिव डाइट है। फ्रूट, ट्री चाहता है कि फ्रूट कोई खाए, और फ्रूट खाते हैं हम, उसका बीज नहीं खा रहे। बीज अगर हम फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम वो फ्रूट को रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रूट और फ्रूटी वेजिटेबल्स, जैसे कि शिमला मिर्च होता है, या कई सारे हैं, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कई सारे, टोमेटो है। तो जो चीज़ है कि जिनके हो सके तो बीज नहीं खाने चाहिए। बीज खाने से बाकी भी परिणाम होते हैं। बीज, टोमेटो के बीज या बहु बीज जैसे बैंगन वगैरह है, उनके ज़्यादा बीज खाने से किडनी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। किडनी स्टोन वगैरह जो होते हैं, उनको ये चीज़ें वर्ज की जाती हैं। तो जब मैं फल खा रहा हूँ, या जब मैं ये सब्जियाँ खा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली मदद कर रहा हूँ उस पेड़ को। लेकिन मैं अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फल खा रहा हूँ, जैसे कि ग्रेप है, अंगूर है, जो बिना सीड के है, तो मैं उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो सच में आप अच्छाई का काम कर रहे हो जब आप फल खाते हो। और गेहूं तो कैसे कि जितना हो सके मैं, मेरा मिनिमम, किसी को मार के मिनिमम तकलीफ दे के मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एकेंद्रिय, एकदम शून्य लेवल के जीव है। उसमें जीव अभी तक तैयार नहीं हुआ है, उसे पेन महसूस होने की कैपेसिटी नहीं है। गेहूं का पेड़ मैं अगर ऐसे ही तोड़ रहा हूँ किसी बिना कारण के, तो मैं उस जीव को हानि पहुंचा रहा हूँ। गेहूं को इतना नहीं होगा। लेकिन गेहूं में फिर भी वो जीव है, वो अ, वो कोऑपरेटिव डाइट नहीं है। फल खाना कोऑपरेटिव डाइट है। ओके, तो
तो मैं ये उदाहरण और बुरी तरह से पेश करना चाहता हूँ, माफ़ करना किसी को अगर बुरा लगे तो, लेकिन ये एकदम समझने के लिए सही है कि समझो मैंने किसी को एडवांटेज लिया, कोई तकलीफ में है, उसको पैसे चाहिए और बीमारी का इलाज करने के लिए, उसके पास कोई सोर्स नहीं, बैंक कुछ लोन नहीं दे रही है, मैंने उसको लोन दिया, लेकिन महीने में 50% मैंने उसका ये रखा, और नहीं हुआ तो फिर तुम मुझे तुम्हारा घर दो, ये दो, वो दो, ऐसे कुछ तो एक पूरा एडवांटेज लिया। मुझे तो मज़ा आया, करने वाले को ही, मैं इसमें इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसे किया तो उसे तो अच्छा लगा। तो क्या ये सही है? ऑब्वियस है सही नहीं है। उससे खराब एग्जांपल देता हूँ कि कोई बूढ़ा किसी घर में रह रहा था, वो घर मुझे चाहिए ऐसे किसी ने सोचा, और इसलिए उसको जानबूझ के धक्का देके गिरा के मार दिया, फिर वो घर उसको मिल गया। जिससे मिला उसको तो आनंद हुआ, लेकिन सच्चा आनंद नहीं है, बात अलग है, लेकिन उसको आनंद हुआ। और वो जो मरा है, क्या उसके लिए सही था? फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई क्रूर व्यक्ति रेप करता है किसी महिला का, या अभी तो छोटे बच्चों का भी करते हैं, और वो इतने तकलीफ में चीख रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब होने वाली है, लेकिन करने वाले को तो अच्छा लगा। तो करने वाले को अच्छा लगा, इसके कारण वो सही होता है क्या? तो नहीं। तो इसमें और जानवर को मार के खाने में क्या फ़र्क है, आप बताओ? वो तो रो रहा है, वो नहीं चाहता है, लेकिन खाने वाले को तो अच्छा लगा, मुझे तो टेस्ट अच्छी लगी, तो मेरे टेस्ट के लिए मैं किसी को, मुझे अच्छा लगे इसलिए मैं किसी को पकड़ के जान से मार के तकलीफ देके कर सकता हूँ क्या? तो मेरे ख्याल से वो मोरली ठीक नहीं है, और मैंने जैसे बताया कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये प्रूवन फैक्ट है कि ऑल एनिमल बेस्ड डाइट कॉजेस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन है सूजन। तो जैसे ये समझो मेरी मेरी पूरी पूरी बॉडी पाइपलाइन है, उसमें कई सारी पाइपलाइंस है जो इंक्लूडिंग मिल्क, हाँ, इंक्लूडिंग मिल्क। इंक्लूडिंग मिल्क, यस। तो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। तो ये जो मेरी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन में कचरा बैठ सकता है, सूजन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी मेन, कोलेस्ट्रॉल का सोर्स जो है वो एनिमल बेस्ड फूड ही है, तो वो बैठ जाता है। फिर आपके हार्ट, और ये आप स्टैटिस्टिक्स नेट पर चेक कर सकते हो कि डाइट का हार्ट अटैक पे, डाइट का कैंसर पे क्या, कितने % का इम्पैक्ट है। तो आप देखोगे कि ज़्यादा केसेस गलत फूड खाने वाले में ज़्यादा होती है। अब मैं ये किसी भी धार्मिक कारण से नहीं बता रहा हूँ, या मेरा विचार थोपना नहीं चाहता हूँ। मैं ये, जैसे ये कोर्स का मूल उद्देश्य है कि जितने हो सके उतने लोगों का भला होना चाहिए, उनकी हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, उनका माइंड इंप्रूव होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, ना मुझे अलग प्रकार का आहार करने वालों के ऊपर कोई द्वेष है या कुछ नहीं है, वो तो समान है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि डाइट आप करेक्ट कर सकते हो तो आपकी ज़िंदगी के लिए, लंबी उम्र के लिए, सेहतमंद रहने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, किसी को सवाल है अभी भी पूछ सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि अरे लेकिन प्रोटीन तो मुझे वेजिटेरियन में कहाँ मिलेगा? तो एक मैंने वीडियो देखा था, डॉक्टर मैकडूगल या कोई तो थी कि जो जो प्लांट बेस्ड। I have a question, Parag. I have a question. हाँ, बोलिए बोलिए। My question is, Parag, I know a person, all after you're listening to you. You are absolutely right. But I have a friend हम्म who has never ever touched alcohol, हम्म never eaten any non-veg, no हम्म tea, coffee, absolutely sattvic food, I can say, except at times pani puri and all those things. हम्म And that also at times, once maybe in 3 months or something. And he has been diagnosed with chronic liver disease, which has gone up to the extent of liver cirrhosis. What could be the cause of that?
कई सारे हो सकते हैं। ये मैंने तो, आपने एक देखा, मैं तो ऐसे, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ तो इसलिए कई लोग मिलते हैं। ऐसे लोग देखे कि जो एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सैलड खाते हैं, लेकिन स्विमिंग करते हुए हार्ट अटैक आया। जिंदा था इसलिए वो मुझे बता सका, लेकिन बचा वो, लेकिन हार्ट अटैक आया। मैं रोज 10 किलोमीटर जॉगिंग करने वाला आदमी देखा हूँ, उसको मैसिव हार्ट अटैक आया। अब वो सिर्फ वॉकिंग करता है, जॉगिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे कई सारी केसेस देखी है। तो ये रेयर केसेस है। आप ओवरऑल परसेंटेज देखो तो अच्छा हेल्दी फूड खाने वाले लोग, हेल्दी हैबिटेट रखने वाले लोगों को कम तकलीफ होती है। मुझे पता है आपकी खुद की भी केस की, जो कोई डिसीज था वो सही डाइट के बाद रिवर्स हुआ, मेडिसिन का डिपेंडेंस कम हो गया। तो ओवरऑल 99% केसेस में, कुछ केसेस में कैसे होता है कि कुछ जेनेटिक हो सकता है, या कुछ एक्सीडेंटल, जैसे कि मैंने गलत फ्यूल डालने से ही मेरा इंजन खराब होगा, ऐसे नहीं। कभी गलती से कुछ धूल गई, कुछ गया। मेरे एक फ्रेंड की बहुत क्रेजी डेथ हुई थी अमेरिका में। कुछ तो उसको पैर में कुछ तो हुआ रहेगा, उसमें से सम लार्वा या सम फंगस, वो कब कैसे खून के साथ जाके ब्रेन में बस गया। तब तक कोई सिम्टम नहीं है, अचानक से जब सिम्टम आए तब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए और उसकी मौत हुई। तो ये एक्सीडेंटली जो ऐसी चीज़ें होती है, ये कर्मा थ्योरी ही बता सकती है कि क्या हुआ, कि उसका समय आया था, उसको तकलीफ होनी थी। लेकिन आप सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट देखते हो, केमिकल पार्ट देखते हो, तो जितना अच्छा फ्यूल डालोगे उतना अच्छा इंजन का परफॉर्मेंस होगा। एक आधा इंजन, लाखों में एक आधा इंजन होगा जिसको अच्छा फ्यूल देते हुए भी वो बीच में तकलीफ देता है। तो इतना ही बता सकता हूँ, इससे मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ ये विषय में, क्योंकि हर केस अलग हो सकती है उसका। और भी एक है कि जेनेटिक हो सकता है, कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। कई बार एक आधा वायरल इन्फेक्शन होता है, जो एक थियरी है कि कैंसर भी एक तरीके का वायरस हो सकता है, जिसने किसी समय में कुछ जेनेटिक इम्पैक्ट किया हमारे शरीर में, और कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर में कैंसर ज़्यादा होता है, कुछ में लगभग होता ही नहीं है। तो वो इन्फेक्शन का पार्ट, तो ये क्या हुआ होगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन आप स्टैटिस्टिकली देखो तो 99% टाइम्स जितना बेहतर फ्यूल डालोगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो प्रोटीन का डॉक्टर मैकडोगल ने जो बताया था कि एक गाय दिखाई थी उसने, क्योंकि गाय, बैल ये सबसे कॉमन फूड है इंटरनेशनली, बीफ। ओके, इंडिया में तो हम गाय को पूछते हैं ज़्यादा करके लोग। सरप्राइजिंगली फिर भी इंडिया आज बीफ का एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। वो कैसे है, क्या है, पॉलिटिकल चक्कर क्या है, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो गाय दिखाई है, वो प्रोटीन है करके से। उसके अंदर प्रोटीन कहाँ आया, तो वो तो घास ही खाती है। तो घास में, ग्रीन्स में भी प्रोटीन होता है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का मुझे सप्लीमेंट चाहिए, ये एक मिथ है, एक फैलाई हुई गलत मिथ है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। अपने शरीर में एक्स्ट्रा शुगर जाती है तो क्या होता है, लीवर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करके रख सकता है। अपने शरीर में जब ज़्यादा ऑयल जाता है तो क्या होता है, तो मांसपेशियाँ, फैट्स बन के वो उसको स्टोर किया जा सकता है। अपने शरीर में एक्स्ट्रा जब प्रोटीन डाला जाता है तो शरीर उसका कोई भी स्टोरेज नहीं कर सकता है, उसे किडनी को प्रोसेस करके बाहर निकालना पड़ता है। और जितना आप किडनी को तकलीफ दोगे उतनी किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। और किडनी एक ऐसा पार्ट है जो जिसका रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जिसे किडनी की तकलीफ होती है उसे सोयाबीन आदि जैसे हाई प्रोटीन वाली चीज़ें न खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो एक्सेस प्रोटीन ये काफ़ी बुरा होता है। हमारी दाल या पल्सेस होते हैं, उड़द दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, किसी भी मीट से परसेंटेज वाइज उड़द दाल में ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन इसका मतलब है क्या कि मैंने उड़द दाल बहुत खानी चाहिए, तो नहीं, वो उससे एसिडिटी होगी, उससे बाकी तकलीफें होगी। तो बाकी हेल्थ पॉइंट के व्यू से भी देखते हैं हम कि आप खरगोश, हिरन वगैरह का अब इंटेस्टाइन उसकी आते देखते हो तो बहुत लंबी होती है, और नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स की छोटी होती है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 20-21 मीटर का होता है, ऐसे ऐसे ऐसे
पैक किया होता है, तो वो वेजिटेरियन फूड पचाने के लिए ज़्यादा करके सूटेबल है। तो एक शरीर स्वास्थ्य के हिसाब से भी आप देखो तो वो फूड बेटर है। सो प्रोटीन और मिथ यानी सिर्फ एनिमल खाने के हिसाब से नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट भी, एक्सेस प्रोटीन ये शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक गौतम बुद्धा को एक सवाल पूछा था, जहर क्या है? तो जहर का उसने क्या बताया था कि कोई भी चीज उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो तो वो जहर है। आपने देखा होगा किसी के पास पावर लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो जहर जैसा काम करती है, किसी के पास धन लिमिट से ज़्यादा हो तो ऑफ कोर्स समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो जहर बन जाता है। और कोई भी चीज़ आप शुगर लिमिट के बाहर खाओ, प्रोटीन लिमिट के बाहर खाओ, करके देखो तो वो जहर बनता है। एक कोई कोला वाली कंपनी ने सबसे ज़्यादा कोला पीने वाले को कोई रिवॉर्ड रखा था, ये ऐसे प्रयोग करते रहते ताकि अपना जहर फैला सके, बेच सके। और किसी ने सबसे ज़्यादा पिया, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ऐसे कहा जाता है कि उसके कारण उसकी मौत हुई। तो कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो तो अब मैं आता हूँ होल फूड पे। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे आज मैंने खाना नहीं खाया तो मैं एक दिन रह सकता हूँ, मैंने पानी नहीं पिया तो बिना खाए तो महीना भर रह सकता हूँ, बिना पानी के 10 दिन रह सकता हूँ समझो, बिना ऑक्सीजन के मैं 2 मिनट तक भी नहीं रह सकता हूँ, खत्म हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए ऑक्सीजन। आपने कभी देखा है कि मुझे नाइट्रोजन भी चाहिए किसी को बोलते हुए? तो आप कोशिश करें, आप देखिए कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लें और प्योर ऑक्सीजन आप अपने अंदर लें, और कुछ ही क्षणों में आप टिक नहीं पाओगे, आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो नाइट्रोजन के साथ जो मिक्स्ड फॉर्म में है वो चाहिए। उसी तरह मुझे फूड में भी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, एक बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन पे आर्गुमेंट होता है कि जब ह्यूमंस थे उस समय तो फ्रूट्स और उसकी आइडिया नहीं थी, तो हंट करके खाते थे। इज नॉनवेज नॉट नेचुरल इन इंडियन ह्यूमन बॉडी सुटेड फॉर नॉनवेज? पहले रॉ मीट खाते थे, दैट्स हाउ द ह्यूमंस इवॉल्व। हाँ, बट वही इवोल्यूशन हुआ है अभी। तो वेर इज दिस? तब वी वर लाइक एनिमल्स, देयर इज अ डिफरेंस इन एनिमल केस, जहाँ पे मैं जीने के लिए खा रहा हूँ और मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं, ये तारतम्यता भाव बिल्कुल नहीं होता है। आज इन आवर करंट सोसाइटी आवर बॉडीज हैव चेंज, थिंग्स हैव, आवर टीथ हैव बिकम लेस शार्प। वो जो थे नॉनवेज खाने के लिए, जो उसको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं मराठी में वर्ड पता है वो मुझे, लेकिन फाड़ने ये के लिए जो टीट होते थे। जो शार, हाँ, तो वो कहाँ भी यूज होते हैं? Canines. या कैनाइंस, करेक्ट करेक्ट, या तो ये और मैं वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, जितना हो सके मैंने उसको एकदम क्लियर बताया है कि हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है, मन के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि उससे मन का भी इम्पैक्ट होता है, मन से फिर बाद में बॉडी पे इफेक्ट होता है, ये मैंने बताया। इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सभी लोग जो दोनों प्रकार का आहार लेते हैं, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ उस सब्जेक्ट को। तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन नेचुरल फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में चाहिए। तो मुझे शरीर को फैट्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसके बिना ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा। मेरे जॉइंट्स है, जॉइंट्स को तो जरूरी है कि उसमें कुछ ऑयल हो। हम मशीन में भी ऑयल डालते हैं जॉइंट्स ठीक से चलने के लिए, नहीं तो वो घिस जाएंगे। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए कि आपने किसी चीज़ से ऑयल अलग निकाला और फिर मैंने लिया, मुझे वो नेचुरल फॉर्म में चाहिए। तो मैं जब मूंगफली खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, ये कई सारी जो चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा फैट होता है, एवोकाडो में फैट होता है, लगभग हर चीज़ में थोड़ा सा तो फैट होता ही है, तो मुझे सेपरेटेड नहीं चाहिए। तो जो है रिफाइंड है, वो अपने शरीर के लिए हानिकारक है। कोई भी चीज़ रिफाइंड, सबसे हानिकारक चीज़ जो मैंने छोड़ने के बाद मुझे सबसे फायदा हुआ वो है गेहूँ, रिफाइंड गेहूँ यानी मैदा। और मैदे का कैसे है कि मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ, ये नहीं खा रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं पाव खा रहा हूँ, उसका 70% पार्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ग्लाइसेमिक
इंडेक्स जो देखते हो कि उसमें कितना पार्ट उसका शुगर है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो इतने फास्ट कन्वर्ट होता है कि वो शरीर को हैंडल करना मुश्किल होता है। मैं इसके पहले अभी ग्लूकोज के बारे में बताता हूँ, या क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। तो हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। हर सेल एक अलग जीव की तरह परफॉर्म करती है। वो जन्म लेती है और उसका मृत्यु होता है। जैसे हम हमारे मेडिटेशन में देखते हैं कि ये शरीर एक सोसाइटी है, ऐसे मैं बोलता हूँ, जो जिसमें कई स्टेट है, कई ऑर्गन्स है, और उसके सिटीजन एक एक सेल है। तो हर सेल में उसको शुगर की जरूरत होती है, उसके फ्यूल करके। उस सेल को बाहरी लेयर होता है और अंदर जो उसका सेंटर होता है, सेंटर में शुगर की जरूरत होती है। वो बाहर से उसको अंदर ढकेलने के लिए इंसुलिन काम करता है, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। वो अगर पैनक्रियास ठीक से नहीं होता है या कम पड़ता है तो शुगर वहाँ तक पहुँचती नहीं है, और हमारे खून में शुगर ज़्यादा रहती है। खून में शुगर रहने से बाकी तकलीफें होती है, लेकिन अंदर सेल को अगर शुगर नहीं मिलती है तो सेल वीक होने चालू होते हैं, बूढ़े होने चालू, हमारे ऑर्गन्स की उम्र बढ़ना चालू हो जाती है। तो दिखता है कि डायबिटीज से आदमी को कुछ नहीं, और अचानक से एक दिन हार्ट अटैक से मरा, एक दिन किडनी फेलियर से मरा, या वो खाना पचा ही नहीं पा रहा है क्योंकि स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि दिखने में तो अब बाकी ठीक हो रहा है, लेकिन उसके कुछ ऑर्गन्स ये बूढ़े हो रहे हैं। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से अपने को शुगर अंदर पहुंचानी होती है, और उसकी कैपेसिटी है इतना ही। हर शरीर एक लिमिटेड अमाउंट ही इंसुलिन पैदा कर सकता है। ऐसे लोग हैं जो जो चाहिए वो खाते हैं और इंजेक्शन लेके करते हैं। वो इंजेक्शन की बाकी साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट्स पे मैं बाद में आऊँगा। तो रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, ये खतरनाक चीज़ है। मैं नेचुरल फॉर्म में ऑयल ले सकता हूँ, उतना अच्छा है। जितना कम फ्राइड खाऊं, वो फ्राइड तो लगभग खाना ही नहीं चाहिए अगर आदर्श है। आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, आपको कई सारी दवाइयाँ चल रही है, और आप जीरो ऑयल का और अनरिफाइंड फूड का इस्तेमाल चालू करते हो, आप रोज 8,000 से 15,000 स्टेप्स चलना चालू करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट का ये सब प्रॉपरली फॉलो करते हो, सनलाइट लेते हो, तो 6-1 महीने में आपकी बीमारी वापस रिटर्न हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। आप, मैंने कई सारे केसेस देखे कि जिनकी मेडिसिन रुक गए हैं। तो ऑयल नेसेसरी है, लेकिन इन द फॉर्म जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स्ड है। मैं बादाम खाता हूँ, उसमें का ऑयल हानिकारक नहीं है, मेरे लिए फायदेमंद है। तो क्या इसका मतलब मैं 50 बादाम रोज खा सकता हूँ? तो मैंने जैसे बताया बुद्धा का प्रिंसिपल, एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ माई नीड्स इज नॉट गुड। वो इतना प्रोटीन हो जाएगा कि फिर मेरे किडनी पे प्रेशर आ जाएगा। अब शुगर में भी एक बहुत बड़ा ये है, मसला है कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो ब्राउन शुगर ले रहा हूँ, मैं तो गुड़ का ही खा रहा हूँ। गुड़ और शुगर में फ़र्क क्या है? तो गुड़ में वही शक्कर है और कुछ इम्प्योरिटीज़ है जिसमें मिनरल मिलते हैं, वो मिनरल का फ़ायदा है, लेकिन वो शुगर अगर हार्म कर रही है तो उतनी ही शुगर गुड़ में भी है। तो गुड़ का मैंने बहुत सारा स्वीट्स खाया, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मिथ है, ये गलत फहमी है। फिर डाइट शुगर पे आते हैं। डाइट शुगर है, मेरे डाइट कोक में शुगर होती है। एक समय था मुझे कोक की लत लग गई थी, और बिलीव इट और नॉट, उसमें ऐसे कोई केमिकल्स है जो हैबिट फॉर्मिंग है। एक तो कैफीन है ही, लेकिन बाकी ये एक ही चीज़ है। आपने अभी तक कोई भी फूड मार्केट में जाओ, कोई भी डिब्बा लिख के देखो, उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें कलर के लिए क्या ऐड किया है, प्रिजर्वेटिव क्या ऐड किया, सब लिखा होता है। एक ही चीज़ है कोक जैसी, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की, जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा स्कैम है। और इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते हैं, और रीज़न क्या दिया है कि हमारा सीक्रेट फार्मूला है। तो सीक्रेट फार्मूला करके कुछ भी बेचोगे आप, फिर मैं कैसे पहचानूंगा कि उसमें कुछ ड्रग जैसे है कि जो हैबिट फॉर्मिंग है? तो क्या होता था कि मैंने बचपन से चाय कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैं मीटिंग को जाया करता था, और मीटिंग में चाय कॉफ़ी नहीं लेता तो लोग पूछा करते थे कि फिर सॉफ्ट ड्रिंक चलेगा क्या, तो फिर देते थे। कई बार ज़बरदस्ती से लेना पड़ता था। फिर लेते लेते मैंने वो कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये टाइप के काले ड्रिंक्स, ओके, काले ड्रिंक्स है ना, कैफीन वाले ड्रिंक्स, तो
वो लेने के बाद एकदम फ्रेश लगने लगता था मुझे। फिर मैं मीटिंग में जाता था, लोग पूछते थे कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक, मैं कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक, एनीथिंग ब्लैक मैं बोलता था, कोई भी काला, काला है ना कैफीन वाला। तो बाद में कैसे हुआ कि इसमें बहुत शुगर होती है। मैंने देखा कि एक बॉटल 300 ml की बॉटल में 13 चम्मच शुगर, ये तो भयानक मात्रा है, ये अपने डेली कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही हानिकारक है। हाउ और मच इज डेली कैपेसिटी? आ, मुझे सच आंसर पता नहीं है, लेकिन 38 ग्राम्स एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स इज अ डेली शुगर लिमिट पीपल शुड कीप ऑन एन एवरेज। ओके, ये मेरा विषय नहीं है, नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, बट मैंने जो पढ़ा है मैं बता रहा हूँ। सर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हाँ हाँ, हैं? मैं आ रहा हूँ उस पर भी। है, मैंने आपने लिखा हुआ है, और वो हाँ और पर्टिकुलरली इंडियन वीमेन में वो कम पाया जाता है। तो तो बाद में मेरी आदत बदल के, क्या 1 घंटा हो गया है क्या? आधा भी नहीं हुआ है मेरा तो जो कवर करना है। मैं फास्ट जाता हूँ, और नहीं तो फिर अलग सेशन में कवर करेंगे। लेकिन मुझे फिर बाद हाँ में, सर, नेक्स्ट संडे और एक ले लेते हैं। हाँ 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 नेक्स्ट संडे और एक ले लेते हैं। आई थिंक इट्स अ हाँ लॉन्ग टॉपिक। हाँ, नहीं बहुत, क्योंकि मैं आधा भी नहीं कवर कर चुका हूँ। तो बट शॉर्ट में मैं अभी सब कवर करूँगा, और फिर बाद में डिटेल में जाएंगे। तो मुझे शाम को 4 बजे, घर पे भी रहूँ तो मैं बाहर जाके डाइट कोक का कैन लेके आता था। बाद में मुझे क्या पता चला कि मैं शुगर वाला भी कोई अगर सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ तो मेरी बॉडी को एटलीस्ट पता तो है कि शुगर का क्या किया जाता है। मेरे मेरे लीवर को पता है केमिकली कैसे। डाइट शुगर को अलग केमिकल है, उसका क्या करे मेरी बॉडी नहीं जानती है। वो एज ए केमिकल मेरी बॉडी में पड़ा रहता है, उसका इम्पैक्ट करते रहता है, और वो कार्सिनोजेनिक है, यानी जिससे कैंसर हो सकता है। तो डाइट शुगर तो बिल्कुल गलत तरीका है शुगर के रिप्लेसमेंट का। ऐसे कुछ शुगर है, स्टेविया वगैरह जो प्लांट बेस्ड है, वो रिलेटिवली कम हार्मफुल है। और किसी को कुछ मीठा चाहिए, टेस्ट सेम नहीं होगी, लेकिन स्टेविया के शुगर से मिठाई बनाते हो तो वो टेस्ट सेम नहीं रहेगी, लेकिन आपको चाहिए तो वो टाइप की कर सकते हो। तो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड जो है वो हमने अवॉइड करनी चाहिए। हर रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन कॉज करने से मेरी पूरी पाइपलाइन में मैल जम जाता है, थिक हो जाती है, मेरा ब्लड पंपिंग मुश्किल हो जाता है। पंपिंग, मुझे हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आता है, कई बार किसी हिस्से तक ठीक से ब्लड पहुंचता नहीं है, वो पार्ट वीक होने चालू होता है। तो ये हमको केयर लेनी चाहिए। फिर एक है सप्लीमेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये केमिकल्स है। मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ, ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन जैसे मैंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्स दिया, वैसे ही विटामिन निकाल के दिया और खाया तो वो शरीर के लिए अच्छा होगा, ऐसे नहीं। एकदम किसी मुश्किल कंडीशन में हमने वो केमिकल्स खाने चाहिए, जब जहाँ पे मुझे कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हो सके तो नेचुरल फ्रूट से, नेचुरल सोर्सेज से। सेम गोज अबाउट आयरन। तो एनीमिया और हीमोग्लोबिन का जो है, तो इंडियन इसमें तो कुछ 11 हीमोग्लोबिन लेवल स्टैंडर्ड बताई गई है, और किसी को 10 आया तो लो है बोलते हैं। ऑन एन एवरेज इंडियन वीमेन का हीमोग्लोबिन लेवल नेचुरली थोड़ा सा कम है, तो 11 का 10.5 हुआ तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और आयरन टैबलेट्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हो सके तो नेचुरली आयरन जिन चीज़ों में होता है, जैसे लाल सब्जियां है, लाल माठ करके कोई पत्ता से, कई सारी ग्रीन सब्जियों में आयरन होता है। मेरे ख्याल से मेथी पालक में भी आयरन होता है। मेथी पालक, या वो जो वो बड़ा पत्ता आता है जिसका, हाँ, रेड, तो हर रेड सब्जी में आयरन होता है। तो वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयरन लिए जाए। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का मैंने लेक्चर सुना था, जिसमें उसने बताया था कि छोटे बच्चों को चश्मा लगने का सबसे बड़ा रीज़न है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की टैबलेट्स दी जाती है उसके कारण। तो ये टैबलेट्स जितनी हो सके अवॉइड करें, केमिकल्स अवॉइड करें। अब नेचुरल सोर्स ऑफ B12 वेजिटेरियंस को पहले कहाँ से मिलता था? तो कुएं के पानी से मिलता था, क्योंकि वहाँ पे जो शेवाल क्या बोलते हैं उसको, मॉस, ओके, वो है, उसमें से बनता था।
या मिट्टी में चलते हुए स्किन से अपने को B12 मिलता था, वो नहीं मिलता है। तो अगर हमने कोई सप्लीमेंट लेना है तो B12 का ले सकते हो। और अगर आपका काम ऐसे है कि आपको सनलाइट मिलता ही नहीं तो D3 का, जिसको सनलाइट नहीं मिलता आज भी जाके आप टेस्ट करो तो आपका विटामिन डी लो मिलेगा आपको, तो D3 का सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। मिल्क, शॉर्ट में बताता हूँ कि मिल्क कैल्शियम का सोर्स है, ये सबसे बड़ी मिथ है। मिल्क में कैसेन करके एक एसिड होता है जो जिसको नलीफाई करने के लिए अपने बोन में से कैल्शियम अल्कली लिया जाता है। सबसे ज़्यादा मिल्क पीने वाली कंट्रीज कनाडा, डेनमार्क में ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये झूठ है कि मिल्क कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। मिल्क तब अच्छा था जब कोऑपरेटिव था, जब मेरे घर में गाय हुआ करती थी, मेरे फैमिली का मेंबर हुई करती थी, और मैं उस पर ज़बरदस्ती से प्रेगनेंसी नहीं लाता था। जब वो गर्भवती होती थी तब जब बछड़ा होता था तब बछड़े को थोड़ा थोड़ा दूध देने के बाद जो मिल्क लिया जाता था वो शायद सेहत के लिए अच्छा था। आज जो इंडस्ट्रियली बनाया जाता है, बिजनेस है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। मैं नहीं सोचता हूँ, वो जो बिजनेस करने वाले वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि नहीं उसको तो अपनी मर्जी से जब बच्चा होगा तब देखा जाएगा। उसको फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कैंसर कॉजिंग है। आज के डेट में जो बढ़े हुए कैंसर के केसेस है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये मिल्क, इंडस्ट्रियल मिल्क और केमिकल्स भरे हुए अनाज या फ्रूट्स, ये है। उससे भी बुरा मिल्क है वो जर्सी मिल्क है, जर्सी काऊ का मिल्क। जर्सी काऊ के मिल्क के में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होता है कि जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है बच्चों को। टाइप 1 होने के बाद तो उसका रिवर्सल मुश्किल होता है, जिंदगी भर इंश्योरेंस पे। मेरा एक दोस्त है जिसके बेटे को हुआ है, स्कूलिंग भी घर से करता है क्योंकि इतना हाई रिस्क है कि इंश्योरेंस कम पड़ा तो अचानक से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है उसको, शुगर बॉडी में नहीं रहने से। बिना शुगर के जी नहीं सकता है आदमी, वो तो फ्यूल है शरीर का। तो कंटिन्यूस इंजेक्शन पे वो जीता है, और ये हुआ है वो उस मिल्क के कारण। फिर मिल्क के अच्छा अल्टरनेटिव्स है, जैसे आलमंड मिल्क। वो कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं सेकंड सेशन में बताऊंगा। लेकिन देयर आर अल्टरनेटिव्स कि आपको मिल्क चाहिए तो लगभग मिल्क जैसे फील होने वाला, और वो बाकी मिल्क के इंग्रेडिएंट्स आपको देने वाला कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल है और प्रोटीन है उसका मिल्क बनाया जा सकता है। आलमंड, सोयाबीन, काजू है, कोकोनट है, अखरोट है। मिल्क का फिर बाकी फॉर्म है, कर्ड है, दही। दही मिल्क से थोड़ा सा बेहतर है लेकिन हानिकारक है। थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया बनते हैं वो विटामिन के लिए, लैक्टोबैसिला है जो अपना विटामिन बी बनाते हैं अपने हाथों में। बटर मिल्क ये उससे भी बेटर है। पैक बटर मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने दही लगाया, बनाया और अपने बिलोना तरीके से उसका बटर मिल्क बनाया तो। और पनीर, चीज़, ये तो उसके सबसे खराब क्या बोलते हैं उसके टाइप है मिल्क के, कि जो जो हानिकारक हो सकते हैं। मुझे पता है वो बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन वो मार्केट में तो जो मिलते हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं और वो हानिकारक है। अगर किसी को अपनी बीमारी कंप्लीट दूर भगानी है और अभी बीमारी है तो उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल छोड़नी चाहिए। और अगर आपको काऊ का मिल्क चाहिए ही फिर भी, या घी चाहिए, तो मार्केट में A2 काऊ मिल्क और A2 काऊ घी मिलता है। वो आप जाने कि वो जेन्युइन कंपनी है क्योंकि वो 5 गुना, वो घी 5 गुना कीमत बेचा जाता है नॉर्मल घी से। और वो कीमत सही है क्योंकि इंडियन काऊ का मिल्क में इतना कम फैट होता है कि 20-25 लीटर में से 1 लीटर निकल सकता है। तो आप 400-500 रुपये में जो बेचते हैं। मेरा एक दोस्त है जो मिल्क बोर्ड का चेयरमैन था, उसने बताया कि जो बाबा अपना घी बेचते हैं देसी काऊ का, जितना बेचते हैं उतनी गाय ही नहीं है इंडिया में। तो तो वो संभल के रहना चाहिए उससे। और अब अगर आपको थोड़ी मात्रा में चाहिए ही तो आपने A2 काऊ घी लेना चाहिए, गिर काऊ घी लेना चाहिए। एक शेड्यूल ऑफ ईटिंग होता है।
तो आयुर्वेद और योग के व्यू पॉइंट से क्या है कि सनलाइट और अपने शरीर की अग्नि, पेट की अग्नि, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा करना चाहिए, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो आयुर्वेद और योग नहीं मानते हैं। जब धूप होती है, सूरज ऊपर आता है, वो सबसे बेहतर समय होता है कि शरीर की अग्नि सबसे अच्छी होती है। और रात को तो सबसे कम, और शाम ढलने के बाद नहीं खाया तो भी चलेगा। तो आपने देखा होगा जैन लोग चौविहार कर रखते हैं कि सनसेट के बाद नहीं खाना खाते। आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना देर रात का खाना आपने बंद करना चाहिए। और इंटरमीडिएट फास्टिंग, ऑटोफैगी करके कहते हैं कि जिसमें अपना शरीर अपने आप को कैसे करेक्ट करता है। ये जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी करके है, उनको नोबेल प्राइज मिला है ये प्रूव करने के लिए कि जब आप फास्टिंग करते हो तो शरीर प्रोटीन के लिए तरसता है। और फिर क्या होता है कि शरीर अपने आप, मैंने बताया कि ये एक ज़बरदस्त मशीन है जो जिसमें करेक्शंस करने की कैपेसिटी है। तो जो बीमार सेल्स है अपने शरीर में, जो खराब सेल्स है, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, और वो होने के कारण नए सेल्स बनते हैं, फ्रेश सेल्स बनते हैं। ये रीजुवेनेशन के लिए, ज़्यादा समय के लिए यंग रहने के लिए, या बीमारियों को करेक्ट करने के लिए ये अच्छा होता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है कि जैसे मैंने सुबह समझो 10 बजे खाया और रात को 7 बजे खाया, 7 से 10 बजे तक मैंने फिर कुछ भी बीच में नहीं खाया, तो कितना हुआ मेरा खाने का समय? 10 से ये हुआ मेरा लगभग 9 घंटा। इसका मतलब 15 घंटा मेरा फास्टिंग हुआ। तो ये 12, 15, 16 घंटा, 16 घंटा तो बहुत अच्छा है, 16 घंटा फास्टिंग रख सकते हो तो। लेकिन नहीं पॉसिबल है तो 12, 14 घंटे का तो आपका फास्टिंग अगर होगा तो आपका शरीर अधिक समय के लिए यंग रहेगा। अब ये इसमें मैं कोई धर्म का, पुरानी योग का भी नहीं, ये तो ये लेटेस्ट नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च का मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। थाईलैंड में मैंने देखा कि लोग इतने स्लिम थे सब। यस, हाँ, तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों की दोपहर में खाना खाते हैं, बहुत सारा सैलेड खाते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, और शाम को 6 बजे ही उनका खाना हो जाता है। तो रात को सिर्फ ना खाने से वो एक्सेस जो फैट बनता है वो कम हो जाता है। आप इतना ही करो कि देर रात का खाना आप कम करो। अभी रात को 11 बजे खाना खा रहे हो, उसका सिर्फ 8 बजे 9 बजे करो, तो भी आपको फर्क महसूस होगा, थोड़ा वजन कम हो सकता है आपका। पानी कितना पीना चाहिए? तो लोग बोलते हैं 6 गिलास पीना चाहिए, 8 गिलास पीना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद इस पे बिलीव नहीं करता है। जितना ज़रूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए। पानी भी बचाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। कब पीना है? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाना खाते हुए पानी पीने की अगर आपको आदत है तो ये थोड़ी कम करो। जितना ज़रूरी है एक आधा सिप पीना है, क्योंकि अपनी दाल में, कढ़ी में, बाकी चीज़ों में लिक्विड होता है, वो सफिशिएंट होता है। एक्सेस पानी पिया तो कैसे होता है, मेरे डाइजेस्टिव फ्लूइड जो होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं और पचन में समय लग सकता है या बाधा आती है। तो खाने के आधा घंटे बाद तक कम से कम आपने पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे तक कर सकते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन आधा घंटा इज गुड इनफ। देर रात को पानी पी के सो जाना, ये भी अपने किडनीज को तकलीफ दे सकता है। मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट सेशन में ये सब डिटेल में जाएंगे। और एक मिथ है कि हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी, पत्ता वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह, ये बहुत खानी चाहिए, वो अच्छी होती है। मैंने चरक की संहिता में कहीं पे तो देखा था कि उसने लिखा है कि एक्सेस ग्रीन सब्जियां खाने से जॉइंट्स के पेन बढ़ जाते हैं। तो कोई भी चीज़ एक्सेस करनी नहीं चाहिए। मेथी वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो किडनी की तकलीफ वाले लोगों को नहीं बोली जाती है। तो ये हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। इसमें होता है कि हरे सब्जियां अगर हमने कच्ची खाई, सैलड जैसे, तो फाइबर होता है, पेट साफ होने में आसानी होती है। जैसे गाय खाती है कच्चा, लेकिन गाय जितना आप चलते नहीं हो, उसको बर्न करने के लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए। फिर जूसिंग और सूप्स में मैं इस बार नहीं बात करूंगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आइडियल वे ऑफ इनटेक क्या है कि मेरा इंटरमीडिएंट फास्टिंग होना चाहिए, 2 या 3 मील दिन में। अब ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर।
बीच में जूस पिया, कुछ किया, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई नुकसान है। एक थियरी है जो बोलती है 2 ही बार करना चाहिए, लेकिन मैं उस पर इतना बिलीव नहीं करता हूँ। सुबह गर्म पानी 1-2 ग्लास, जिसके बाद में आप थोड़े से स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका पेट साफ होने में आसानी होती है। फिर वॉकिंग, जॉगिंग, वर्कआउट करें आप, पसीना बहाए, अपने हर एक पोर्स को ओपन करें। वो नहीं तो जम जाते, कोई भी जो चीज़ नहीं यूज़ होती है, फुल टाइम इसी में रहो तो वो चोक हो जाएगा। आपके शॉवर के जो होल्स होते हैं, आप 2 साल नहीं यूज़ करो और देखो तो वो जमे होंगे, उससे पानी नहीं आएगा। तो अपने को पसीना बहाना जरूरी है। पसीना बहाने से किडनी के ऊपर का स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि किडनी का पार्ट ऑफ द वर्क पसीना बहाने से होता है। फिर बाथ एक नॉर्मल बाथ और घर्षण बाथ होने के बाद हफ्ते में 1 आध दूसरे बार आपने टॉवल से थोड़े रफ टॉवल से स्किन को घिसना चाहिए। ये भी अपने पोर्स ओपन करने के लिए यूजफुल होता है। बाथ के बाद योग करें, ध्यान करें। नींद से उठते ही आप एक आध दूसरे मिनट के लिए शांत बैठ के फिर आप उठो, तो ये आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। फिर योग, मेडिटेशन करें, समय जिससे है उस हिसाब से। अगर आप नहीं कर सकते हो तो देर रात रोज योग करो तो भी चलेगा, लेकिन ये करें। फिर जूसिंग मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन फल खाना खाने के पहले खाए। खाना खा के दबा के खाने के बाद एक एडिशनल फल खाओ, ये सही तरीका नहीं है। पहले फल खाए और फिर खाना खाए। शाम का खाना जितना जल्दी हो सके खाए। आपका आखिरी खाना और नींद, इसमें 2-3 घंटे का, 3 घंटे का आइडियल है, लेकिन कम से कम 2 घंटे का खाना खाया सो गए, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये बाकी फैट मतलब बढ़ाने में वगैरह भी उससे मदद होती है, खा के सो जाना। खाने के बाद लोग 1-1 घंटा चलते हैं खाना पचाने के लिए, क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा खाते होंगे इसलिए करना पड़ता है। लेकिन ये हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, उसके कारण खाने के बाद हल्का सा चलना, शतपावली करके वर्ड है हमारे इंडियन कल्चर में। और बाद में वज्रासन में कुछ मिनट के लिए बैठ सकते हो। वज्रासन तो आपको पता है। वज्रासन में खाना खाने के बाद ऐसे, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे हेल्प होती है। इन जनरल वाइट स्टफ रात को खाना अवॉइड कर सकते हो। वाइट में राइस आता है, ब्राउन राइस चल सकता है, लेकिन वाइट राइस, दही, दूध, ये रात को ज़्यादा हानिकारक होता है। आपके खाने में कई रंगों के डाले हुए रंग नहीं, जो रेस्टोरेंट में जो रंग डालते हैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन सब्जियां और फल की बात कर रहा हूँ। अलग अलग कलर के आए तो अपने आप उसमें सभी न्यूट्रिशन आ जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स अपने खाने में इंक्लूड करें। वॉलनट्स इंक्लूड करें, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स की जो ओमेगा-3 ऑयल्स अपने शरीर को मिलने में मदद करते हैं। केमिकल फ्री कैसे रहे, तो जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खाए। आप बोलोगे ऑर्गेनिक महंगा होता है, मैं 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूँगा। ऑर्गेनिक महंगा होता है, लगभग डबल प्राइस का होता है। ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक खाने लगेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो डबल नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ देशों में देखा कि वो 20-30% से ज़्यादा है। लेकिन आप ऑर्गेनिक फूड खाए और बीमारी को नहीं आने दें का खर्चा देखें। और ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो, मैं केमिकल भरा खाना खा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल मिल्क पी रहा हूँ, और फिर मुझे कई बीमारियाँ होती है, और मेडिसिन का खर्चा देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी वाइफ को जब कैंसर था, मैंने लगभग 40-50 लाख का खर्चा किया, जिससे 5-6 महीने के लिए उसकी उम्र बढ़ी होगी। तो ये करना है या हमने आहार सुधारना है, ये हमने डिसाइड करना है। मैंने मेरे ऑफिस में तो ऑफर किया है कि अगर लोग ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो मैं पूरे ऑफिस के लिए कुछ डील कर सकता हूँ, ताकि ठीक ठाक प्राइस में सबको ऑर्गेनिक फूड मिले। जो फ्रूट्स 100% पता है कि ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकते, जिसमें केमिकल है, जैसे कि ग्रेप्स, वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते तो वो अवॉइड करें। और वेजी वॉश लिक्विड मार्केट में मिलता है, या उससे अच्छा सिंपल कि अपना खाने का सोडा जो होता है, वो सोडा का पानी बनाए और उससे फल और सब्जियां धोए, तो उस पर जो पेस्टिसाइड होता है वो निकलने में मदद होती है। ये करें, कम से कम केमिकल मेरे शरीर में जाए। ये सप्लीमेंट्स है,
प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, और जितने हो सके, क्रिटिकल सिचुएशन है तो अवॉइड करें। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इतनी हानिकारक है कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा होने से ज़्यादा हानि करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा तो वो भी नहीं ले। मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा डिटेल्स फ्रॉम डेथ बाय मेडिसिन, मेडिसिन से कितने लोग मरते हैं। बिस्किट वगैरह जो रेडीमेड फूड होते हैं, जो स्टोर होते हैं, स्टोर किए तो उसमें बिना प्रिजर्वेटिव डाले नहीं होते। वो प्रिजर्वेटिव का जो केमिकल होता है उसका क्या करना है मेरे शरीर का, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। वो फूड्स जितना हो सके अवॉइड करें, केमिकल शुगर अवॉइड करें। अब डायबिटीज का मैं डिटेल नेक्स्ट टाइम लूँगा, लेकिन उसमें भी मिथ है। आप डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे किसी भी, मैं एक अच्छे डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास गया था। जब मुझे, मैं मेरी स्टोरी बता के ये ख़त्म करता हूँ, ये रादर देन ये बताना, हीमोग्लोबिन का बताना रह गया। हीमोग्लोबिन के लिए 11 का 10.5 10 हुआ तो बहुत क्रिटिकल नहीं है भारतीय महिलाओं के लिए, लेकिन उससे कम होता है तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि आपका आहार बदले। और ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ऑक्सीजनेट करें अपने आप को, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, या अपनी शुद्धि क्रियाएं जो कपालभाति वगैरह करें, जिससे ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ने में आपको मदद हो सकती है। तो एक तो फूड है, लेकिन मैं फिर भी बहुत क्रिटिकल केस नहीं है तो बाहरी केमिकल्स डाल के बैलेंस कराना रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं मेरी अपनी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे हुआ और कैसे मैंने अपने आप को इनकरेज किया। तो कुछ 10 साल पहले लोग बोल रहे थे, अरे उम्र बढ़ रही है, हम लोग घर में कुछ इंश्योरेंस नहीं करा, इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कराते हुए फिर पहले क्या करते हो, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हुए पता चला कि वेरी हाई लेवल ऑफ शुगर, फास्टिंग 256 एंड पोस्ट प्रेंडियर, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लगभग 400। तो ये तो बहुत हाई था। फिर पता चला कि ऑफ कोर्स मेरी जो जीवन शैली बदल चुकी थी, बैठे हुए योगा जानते हुए भी कुछ नहीं करना। और वो बॉम्बे पुणे में किया करता था, बॉम्बे पुणे करते हुए बीच में कहीं पे वड़ा पाव खाना, ये ऐसे सब कई सारे थे चीज़ें, और तभी कुछ स्ट्रेस भी थे, वो सब मिला के ये हुआ था। फिर मुझे बताया, घर में तो सब डॉक्टर्स है, सबने बताया कि नहीं अब तुझे ज़िंदगी भर, अब ऐसे 71 साल भी अगर आपको जीना है हेल्दी, तो आपको ये मेडिसिन लेने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो मैंने दवाइयाँ चालू की, बीपी की 2 दवाइयाँ और इसकी डायबिटीज़ की 1 दवाई, ग्लूकोमेट जिसमें था, और एक कुछ तो था, मैं दवाई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये चालू हुआ। मैं सोच रहा था कि क्या मैं ऐसे गुलाम बन के रहूँगा, मुझे इतना ख़राब लगा। एक दिन मैं सोच रहा था, सच में एक्चुअली आंखों में पानी आया कि मुझे कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना है। मैं अगर फॉरेस्ट में जाकर रहना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कहाँ इस केमिकल्स के डिपेंडेंस पे रहूँगा। मैंने बोला नहीं, इससे तो मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। मैंने पढ़ना चालू किया, रिसर्च करना चालू किया। उसमें फिर पता चला कि जो मुझे ब्लड प्रेशर की जो एक दवाई होती है, जो बीटा ब्लॉकर होते हैं, बीटा ब्लॉकर से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। कितने दिया नहीं है, वो मेडिसिन वाला क्यों देगा, उसको तो मेडिसिन खपाना है। फिर ये जो मैं ग्लूकोज की मेडिसिन दे रहा हूँ, ग्लूकोज कंट्रोल की, ग्लूकोमेट, उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो क्या फिर मैं ज़िंदगी भर वो डॉक्टर का, हॉस्पिटल का मेंबरशिप लेके वहाँ पे पैसे भरते रहूँ और मेरा शरीर खराब करते रहूँ? तो मैं जाके आर्टिकल्स पढ़ता था जो बोलते थे कि कोई मेडिसिन नहीं, कोई तरीका नहीं है, डायबिटीज़ के लिए ज़िंदगी भर लेना ही पड़ेगा। उसको छोड़ता था, और जो पॉजिटिव है वो ढूंढते हुए फिर मैंने फाइंड किया कि मैं जूते कैसे पहनता हूँ। तो जूते जो होते हैं हमारे, फ्लैट जूते होते हैं, लेकिन हमारी जो पैर है उसको तो एक कर्वेचर है। अगर शरीर मेरा इतना परफेक्ट बना हुआ है तो बनाते हुए उसको भी फ्लैट बना सकते थे ना, ऐसे बनाए, इसका कोई रीज़न होगा। उसके सभी हिस्सों में मेरा प्रेशर फैलना चाहिए। तो मैंने जूते कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। वो करते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको तो मुझे बीट करना है। तो मैंने, लोग 7 कोर्स मील करते, खाना खाते हैं, मैंने 7 कोर्स एक्सरसाइज चालू किया, जिसमें वॉकिंग था, रनिंग था,
मसल के एक्सरसाइज थे, जिम के एक्सरसाइज थे। उसमें फिर मैंने डिस्कवर किया जिम का हर एक्सरसाइज बिना इक्विपमेंट के मैं मेरा अपने आप कर सकता हूँ। तो बिल्ट इन जिम्नेशियम करके मुझे एक बुक या एक आर्टिकल तो एटलीस्ट कम से कम ये यूट्यूब वीडियोस करने हैं कि बिना जिम में जाए आप हर मसल को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर मुझे मैं स्विमिंग करता था, आसन करता था, प्राणायाम करता था, और एब्स के, पेट के कुछ एक्सरसाइज जो मैंने खुद कंपाइल किए थे। अगर इंटरेस्ट है तो और टाइम होगा तो किसी सेशन में वो कवर करेंगे कि खास पेट के। तो 1 महीना हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा। डॉक्टर ने बोला कि एक मेडिसिन कम करते हैं। दूसरा महीना दूसरा मेडिसिन बंद। तीसरे महीने के बाद मैंने बोला अब मैं डायबिटीज़ का मेडिसिन छोड़ रहा हूँ। लोगों ने बताया नहीं यार तू मर जाएगा, कुछ होगा। 10 साल हुए हैं, लेकिन वो नहीं उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ रिवर्स हो सकती है अगर हम ठीक से फ्यूल करेक्ट करें। तो कुछ डैमेज होता है जो परमानेंट होने के बाद नहीं हो सकता है, बात सही है, लेकिन एक स्टेज तक तो होता है कि जब आप रिवर्स कर सकते हो अच्छे जीवन शैली से। लेकिन आपको उतना स्ट्रांगली फील होना चाहिए। मैंने कभी कभी मोह होता है कि कुछ रिक्रिएशनल फूड बोलता हूँ मैं उसको, मनोरंजन के लिए फूड, जो शरीर के लिए नहीं लेकिन मैं मेरी जीवा के लिए, टंग के लिए मैं कर रहा हूँ। तो कभी मोह होता है, तो मोह से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मैंने हजारों लोगों को जो मुझे जानते हैं सबको बताया था मेरा वेट लूज होने वाला है और मैं मेडिसिन से फ्री होने वाला हूँ। अब इतने लोग, शर्मिंदगी होगी अगर मैं होते हुए भी मेरा बड़ा पेट रहे। मैं अपने आप को आईने में देख के शर्म कर यार कितना बड़ा पेट है करके अपने आप को कोसता था। तो 3 महीने में मैंने 14 किलो कम किए और उससे हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया। और फिर बाद में लोगों को भी ये बताना चालू कर दिया कि भाई योग चालू करते हैं वापस और हम ये कर सकते हैं। तो एक ओंकार करके मैं ख़त्म कर देता हूँ इसे। किसी को सवाल है तो मेरे पास टाइम है, अभी 5-1 मिनट के लिए कर सकते हैं। अरे किसी ने चैट में कुछ मैसेज है, ऑफिस में जो है वो नेक्स्ट संडे के लिए हाँ हाँ। इसमें कोई लोग नए हो तो उनके लिए बताता हूँ कि ओंकार का गुंजन ये मेरे मूलाधार से आज्ञा तक एक एक चक्र को वाइब्रेट करते हुए ऊपर जाना है। ओके, तो कोई सवाल, सजेशंस, डिस्कशंस? ये जो क्रिया है ये नींद से उठने के बाद भी कर सकते हो। किससे वर्टिगो में फायदा होता है, किससे ब्लड प्रेशर में, किससे हार्ट में, किससे किडनी में, ये सब डिटेल इसमें कवर नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Parag, हाँ, I wanted to make a suggestion. yeah. You have given so many points. So can you just I'll make an article out of it and post it on our Facebook. Yes. That will be very great. Yeah. Thank you. Okay. धन्यवाद. Thank you so much.